द मैग्नेटोजोम्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मैग्नेटोजोम्स क्या होते हैं? मैग्नेटोजोम्स ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिनके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस जिन बैक्टीरिया में होते हैं उनको कहा जाता है मैग्नेटोजोम्स। और ये क्यों होते हैं? ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? डिटेक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसे डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी लोकोमोशन करते हैं। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हमें गिवन है इसमें करेक्ट आंसर होगा हेल्प सेल्स टू ओरिएंट ओरिएंट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाउ डज एक्सेसिव हीट नेगेटिवली इफेक्ट एंजाइम? अगर आप किसी एंजाइम को बहुत ज्यादा हीटअप कर लें, बहुत ज्यादा गर्म करें, तो उससे एंजाइम पर क्या इफेक्ट आता है? उससे ये होता है कि एंजाइम के अंदर कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं जिनकी वजह से एंजाइम का शेप मेंटेन रहता है। अगर आप किसी एंजाइम को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है कि उस एंजाइम का जो शेप है वो पूरा खराब हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि अभी ये एंजाइम हो गया है। अब इस एंजाइम को हम कहते हैं डी नेचर्ड एंजाइम। ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं कि ये डी नेचर्ड एंजाइम है। तो अगर आप किसी एंजाइम को बहुत ज्यादा हीटअप करते हैं तो उसका मेजर इफेक्ट होगा वो ये होगा, इट ऑल्टर्स द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द एंजाइम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट? इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो देखिए, ग्लूकोज, इसी तरह से लैक्टोज, स्टार्च और सक्रोज, दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन इसमें जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीनियस हार्मोन है। इंसुलिन के बारे में जानते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बैक्टीरिया के कल्चर को ऑब्जर्व किया और माइक्रोस्कोप से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये जो क्लस्टर है बैक्टीरिया का, तो उसमें उनको ग्रेप लाइक अरेंजमेंट नजर आ रही है। यानी कि उनको नजर आ रहा है कि बैक्टीरियाज एक तो कॉक्साई हैं, यानी कि राउंड बैक्टीरिया हैं, और दूसरा वो ग्रेप लाइक अरेंजमेंट में है। जैसे ग्रेप्स के अंदर पूरा क्लस्टर बनता है, ऐसे वो बैक्टीरिया इस क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट नेम शुड द स्टूडेंट सजेस्ट टू दिस बैक्टीरियल अरेंजमेंट? इस बैक्टीरियल अरेंजमेंट के लिए करेक्ट नेम क्या होना चाहिए? तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम कहते हैं स्टेफेलो स्टेफिलोकॉक्साई बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को स्टेफिलोकॉक्साई बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि एक तो ये राउंड होते हैं और दूसरा इनमें बंच होता है या क्लस्टर्स बनते हैं और ग्रेप लाइक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेफिलोकॉक्साई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच एंजाइम डाइजेस्ट डाइसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो डाइसेक्राइड को डाइजेस्ट करके उसको मोनोसेक्राइड बना देता है? तो देखें, लैक्टेज एंजाइम जो होगा ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। और लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज एक डाइसेक्राइड होता है। इसमें एक ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ एक लैक्टोज होता है। तो जब लैक्टोज डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने के बाद लैक्टोज से ग्लूकोज अलग हो जाता है और ग्लैक्टोज अलग हो जाता है। तो लैक्टोज ब्रेक होगा तो उससे ग्लूकोज बनेगा और एक ग्लैक्टोज बनेगा। और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज असल में क्या है? ये दोनों के दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है। और लैक्टोज क्या था? लैक्टोज एक डाइसेक्राइड था। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लैक्टेज एंजाइम है ये डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टेज इज द राइट आंसर। ग्राम पॉजिटिव सेल। ग्राम पॉजिटिव सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। एक तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं
ये इस तरह से होते हैं कि इनके पास एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के साथ इसमें एक मेम्ब्रेन होती है। फिर उस मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल की एक मोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की एक थिक लेयर होती है, और इस थिक लेयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं इनके पास थिक सेल वॉल है और होमोजीनियस सेल वॉल है, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ टीचोइक एसिड होता है, तो याद रखिएगा ये जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके पास टीचोइक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो टीचोइक एसिड इनमें प्रेजेंट होता है। डोंट हैव आउटर मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको नजर आ रहा है इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये वाली बात भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल सही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, इनमें से कौन है जो पानी का करेक्टर नहीं है? तो सारे ऑप्शंस को अगर रीड करें तो इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो उसमें कहा हुआ है वाटर इज लेस डेंसर देन आइस। ये बात गलत है, क्योंकि याद रखिएगा कि डेंसिटी डेंसिटी अगर आप पानी की निकालेंगे, लिक्विड वाटर की निकालेंगे, तो वो होती है, वो हाई होती है। और अगर आप बर्फ यानी कि आइस की डेंसिटी निकालेंगे तो वो लो होती है। लेकिन यहां पर जो बात कर रहे हैं वो उल्टा कह रहे हैं कि वाटर इज लेस डेंस देन आइस। इसका सही जुमला, सही सेंटेंस ये होना चाहिए था कि वाटर इज हायर डेंस देन आइस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं? तो देखिए, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए यूज होते हैं। लाइपेज की अगर बात करें तो ये लिपिड्स की डाइजेशन में यूज होते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि वो कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो 3 और 4 में इसका आंसर आ सकता है। तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर लें जिसमें 3 और 4 दोनों मेंशन हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। द पीएच ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, इंसान के ब्लड की पीएच के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि लोवेस्ट एट बर्थ एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस विथ एज अप टू मैक्सिमम लेवल। ये बात बिल्कुल गलत है। इंसान की जो ब्लड की पीएच है वो सारी जिंदगी कांस्टेंट रहती है। और कह रहे हैं कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन में अलग होती है, ये बात भी गलत है। इंसान में मैन और मैन वुमेन की जो पीएच है वो दोनों में बराबर होती है। वेरीज विद द एसिडिटी एक्टिविटी लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई बंदा ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी ब्लड की पीएच सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। आमतौर पर हाई एक्टिविटी में भी हमारे ब्लड की पीएच कांस्टेंट रहती है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं हाई एज बर्थ एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, अब ये पॉइंट ऑप्शन नंबर ए का रॉन्ग हो जाएगा, उसका ऑपोजिट है, तो ये वाली बात भी गलत है। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि हमारे ब्लड की पीएच 7.4 होती है, और ये जितनी तरह के चेंज हमारे ब्लड में हो रहे होते हैं वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी में जो पीएच में चेंज आता है, तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो इस चेंज को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे ब्लड की पीएच कांस्टेंट होती है, और अगर किसी वजह से ये पीएच चेंज होगी तो हमारा ब्लड उस चेंज को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फैट और ऑयल मॉलिक्यूल, कितने फैटी एसिड मॉलिक्यूल फैट और ऑयल में होते हैं? तो फैट और ऑयल की अगर कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें एक ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल के अंदर आप जानते हैं कि इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं, और 3 फैटी एसिड के साथ जो है वो COO के 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड होते हैं। हर एक इसके ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। तो ये एक फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा फैटी एसिड हो गया, ये तीसरा फैटी एसिड हो गया। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल
अटैच्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। सो ऑप्शन नंबर सी, 3 फैटी एसिड इज द राइट आंसर। एक अमाइनो एसिड है और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है वो हमें गिवन है, और इसमें 4 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। उसमें कह रहे हैं विच टू ऑफ द ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म पेप्टाइड लिंक। पेप्टाइड लिंक बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है? तो देखिए पेप्टाइड लिंक जो बनता है, लेट सपोज कि अगर हमारे पास एक दूसरा अमाइनो एसिड हो, तो इस दूसरे अमाइनो एसिड का जो NH2 ग्रुप होगा, और इसी तरह से इसका एक COOH ग्रुप है, और इसका एक रेडिकल है। अब होता ये है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, बल्कि ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और इसी तरह से ये वाला जो ग्रुप होता है ये अपना हाइड्रोक्साइड डोनेट करता है। तो इससे हाइड्रोक्साइड डोनेट होगा और उससे हाइड्रोजन डोनेट होगा, और इस तरह से इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये असल में ये पार्ट, यानी कि इसका जो NH2 ग्रुप है ये एक बॉन्ड बनाता है, और दूसरा इसका जो COOH वाला ग्रुप है ये बॉन्ड बनाता है, और इनकी नंबरिंग हमारे पास है 1 और 3। तो 1 और 3 वाले जो पार्ट हैं ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं, और ये दोनों ऑप्शन हमें गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following is true about pili in bacteria? बैक्टीरिया में पिलाई के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? देखिए बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इस तरह से कुछ कनेक्शंस होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को पिलाई कहा जाता है। अब लेट सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया ये है, और एक दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास भी एक जेनेटिक मटेरियल है, और लेट सपोज वो जो दूसरा बैक्टीरिया है उसके पास भी एक जेनेटिक मटेरियल है। अब होता ये है कि जब इन दोनों बैक्टीरियाज को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना होता है, तो ये दोनों अपने अपने पिलाए से कनेक्शन बनाते हैं, और इस कनेक्शन के जरिए ये बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। इस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो फिनोमिना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। और ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस किस ऑर्गेनील के जरिए होता है, कौन से स्ट्रक्चर के जरिए होता है? तो ये पिलाए के जरिए होता है। तो पिलाए इज द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिलाए जो होते हैं फ्लैजिला से स्मॉलर होते हैं, फ्लैजिला से छोटे होते हैं। बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला है वो बड़े होते हैं, और पिलाए लेंथ में छोटे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे आर स्मॉलर देन फ्लैजिला एंड इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में कौन सी बात सही है वो हमें ढूंढनी है। अनड्यूलेट यानी कि एंड्यूलेट होते हैं, ये वाली बात गलत है, ये एंड्यूलेट नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। और 9+2 स्ट्रक्चर, ये बात जो है ये आप स्पर्म के फ्लैजिला के बारे में कह सकते हैं। स्पर्म की बॉडी में जो फ्लैजिला होते हैं उसमें ये 9+2 स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ये जो 9+2 स्ट्रक्चर है ये माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल के लिए होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। इसी तरह से अगर मोस्टली इन कॉक्साई, कॉक्साई में होते हैं, कॉक्साई बैक्टीरिया याद रखिएगा, जो राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं विदाउट फ्लैजिला होते हैं, अक्सर इनमें फ्लैजिला नहीं होता। कॉक्साई बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते, और सिंगल प्रोटीन से बनते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है ये एक ही प्रोटीन से बनता है, और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड एंजाइम। कुछ ग्राफ्स हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, और इसमें हमें कह रहे हैं ये जो ग्राफ हैं ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट और एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जरा इसको गौर से देखते हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा ग्राफ है जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा ग्राफ है जो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए 3 चीजें हैं, एक होता है सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, ठीक है, और दूसरी चीज है प्रोडक्ट, और तीसरी चीज है एंजाइम। तो एक बड़ा आसान सा रूल है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें ये है कि एंजाइम जो है, सबस्ट्रेट जो होता है, ये जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा सबस्ट्रेट डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट चूंकि रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने की वजह से प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। एंजाइम कांस्टेंट रहता है, एंजाइम कांस्टेंट होता है,
एंजाइम ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। तो देखें ये वाली जो लाइन है जो कांस्टेंट है, ये एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास, ये एंजाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब और ये वाली जो लाइन अगर आप देख रहे हैं, ये जो इंक्रीज हो रही है, तो ये जो इंक्रीज हो रही है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो पॉइंट नंबर 1 जो है ये फॉर प्रोडक्ट के लिए हो गया। और अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, तो ये देखें जो लाइन डिक्रीज हो रही है, तो ये होगा, डिक्रीज होने वाली चीज क्या होती है, ये हो गई सबस्ट्रेट। जो चीज डिक्रीज होती है सबस्ट्रेट है, जो इंक्रीज होती है वो प्रोडक्ट है, और जो कांस्टेंट रहता है वो एंजाइम है। तो यहां पर आके हमें ये तो पता लग गया कि कौन एंजाइम है और कौन प्रोडक्ट है और कौन सबस्ट्रेट है। अगर इसकी तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि लाइन नंबर 1 जो है वो एंजाइम है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। लाइन नंबर 1 एंजाइम नहीं है, लाइन नंबर 2 एंजाइम है। लाइन नंबर 2 के बारे में कह रहे हैं कि वो सबस्ट्रेट है, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। लाइन नंबर 2 असल में एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन नंबर 3 के बारे में कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट है, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। इसी तरह से लाइन नंबर 2 के बारे में कह रहे हैं कि वो एंजाइम है, तो ये वाली बात काफी हद तक मैच कर रही है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर ई भी हमारे पास है, और उसमें कह रहे हैं लाइन नंबर 1 सबस्ट्रेट है। लाइन नंबर 1 को देखें तो वो सबस्ट्रेट को नहीं बल्कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ये जो पॉइंट है ये भी हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाइन नंबर 3 इज द, बल्कि ऑप्शन नंबर सी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइन नंबर 2 इज द एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एंजाइम एक्सेप्ट, इनमें से सारी बातें एंजाइम के बारे में सही है, कौन सी बात गलत है वो बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्सेप्शन ढूंढनी है। तो दे आर प्रोटीन इन नेचर, ये सारे एंजाइम के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। दे डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये वाली बात भी सही है, क्योंकि जब आप एंजाइम को हीट अप करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म करने से भी एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दे आर असिस्टेड बाय वाइटामिन एंड मिनरल्स, तो ये वाली बात भी सही है, बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, एंजाइम के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक होगी। बाकी यार एंजाइम इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि एंजाइम वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये वाली जो बात है स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्राम पॉजिटिव सेल के बारे में कौन सी बात सही है वो हमें बतानी है। तो ग्राम पॉजिटिव सेल के बारे में अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लें, तो जैसे बैक्टीरियल सेल है ये, ठीक है, इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें फिर एक स्ट्रक्चर और भी है, और वो है इसके ऊपर एक सेल वॉल। तो इसके ऊपर सेल वॉल की एक थिक लेयर होती है, ये एक लेयर हो गई। इसी तरह से एक और लेयर इसके ऊपर सेल वॉल की जो है वो प्रेजेंट होती है, तो इसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन की एक थिक लेयर होती है। तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब पॉइंट्स अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि हैव सेकंड आउटर मेम्ब्रेन दैट हेल्प रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में सेकंड आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो जो सेकंड आउटर लेयर वाली बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं हैव मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि इसमें वहां मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है। बैक्टीरिया में मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, सही है। और बाकी ऑप्शन में सी और डी को देखें तो उसमें कह रहे हैं थिक कैप्सूल दैट ट्रैप्स द क्रिस्टल वॉयलेट, कैप्सूल जो है इसमें नहीं होता, कैप्सूल क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं करता। और कह रहे हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है, ये जो बीच में छोटा सा स्पेस बनता है इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो याद रखिएगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन नहीं होता। क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन जो कलर होता है ये कहाँ पर है, क्रिस्टल वॉयलेट का जो कलर है वो असल में इस जगह पर होता है, यहाँ पर, यानी कि जिसको सेल वॉल है सेल वॉल में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकन है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है,
तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है जो ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is the function of nitrifying bacteria in the soil? बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं उसमें हमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का फंक्शन बताना है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो देखिए सॉइल के अंदर जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं, उन डेड ऑर्गेनिज्म का जितना भी डेड प्रोटीन होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है और उसके डिकम्पोजिशन से बनता है अमोनिया। ठीक है। अब ये जमीन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहा जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? वो इस अमोनिया को कन्वर्ट करके पहले नाइट्रेट्स बनाते हैं और फिर उस पहले नाइट्राइट बनाते हैं और नाइट्राइट को कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स बनाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये अमोनिया है और ये नाइट्रेट्स है। तो इस प्रोसेस में अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड टू नाइट्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच मॉलिक्यूल is a cofactor used by dehydrogenase enzyme? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कोफैक्टर यूज करते हैं? और कोफैक्टर कौन से एंजाइम यूज करते हैं? तो एंजाइम का नाम हमें यहाँ पर मेंशन है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। तो उस कोफैक्टर का नाम हमें बताना है कि वो कोफैक्टर कौन सा है। ठीक है। तो देखें डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करता है पहले तो ये समझ लें आप। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, और उस सब्सटेंस का नाम है लेट सपोज मैलेट। एक सब्सटेंस हमारे पास है और उसका नाम है मैलेट। अब इस मैलेट के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन मौजूद है। मैलेट के पास दो हाइड्रोजन है और हम चाहते हैं कि ये दो हाइड्रोजन इसमें से माइनस हो जाए। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? इसके लिए जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को हम डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहेंगे, क्योंकि ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने का काम कर रहा है ना। ये दो हाइड्रोजन हमें रिमूव कराना है। तो इसके लिए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा। अब डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है? डीहाइड्रोजिनेज इस सब्सटेंस के साथ react करेगा और इसमें से दो हाइड्रोजन माइनस करवा देगा। यानी कि दो हाइड्रोजन जो थे वो इसमें से रिमूव हो गए। अब जब दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो सवाल है कि वो दो हाइड्रोजन जाएंगे कहाँ? तो याद रखिएगा डीहाइड्रोजिनेज एनएडी के साथ रिएक्ट करता है और एनएडी को ये दो हाइड्रोजन दे देता है। यानी कि ये जो दो हाइड्रोजन है ये एनएडी ले लेगा और एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा NaDH2 में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है इसके लिए ये जो एनएडी है ये इसका कोफैक्टर हो गया। इट इज द कोफैक्टर ऑफ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ठीक है। और इसने क्या किया? हाइड्रोजन रिमूव करके एनएडी को दे दिए जिससे एनएडी कन्वर्ट हो गया NaDH2 में। तो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का कोफैक्टर कौन होगा? एनएडी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लाज्मिड्स आर द इंपॉर्टेंट टू द जेनेटिक्स ऑफ मैनी बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है। इस सर्कुलर डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका इंपॉर्टेंस हमें सिलेक्ट करना है। देखिए इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर इस बैक्टीरिया पर कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट करती है, कोई एंटीबायोटिक है जो इस बैक्टीरिया पर इफेक्ट करती है, तो ये जो प्लाज्मिड है इसके जो एंजाइम्स होते हैं, इससे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इस एंटीबैक्टीरिया या इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं, इसको रोकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो प्लाज्मिड अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि प्लाज्मिड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होगा कि दे कैन रेंडर बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये बैक्टीरिया को ड्रग रेजिस्टेंस से बचाते हैं, ऐसे जीन्स को रेंडर करते हैं जिससे बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से अपने आप को बचा लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मिड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। All of the following are correct about prokaryote except।
इनमें से सारी बातें प्रोकैरियोट के बारे में सही है, कौन सी बात गलत है वो हमें बतानी है। तो एक्सेप्ट का मतलब है जो गलत है वो बताना है। दे हैव वन क्रोमोसोम, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम होता है, इनमें राइबोसोम्स भी होते हैं, 70s राइबोसोम बैक्टीरिया के पास होते हैं, और स्मॉलर देन यूकेरियोट, ये वाली बात भी सही है। दे कैन आइदर बी एरोबिक और एनारोबिक, ये वाली बात भी बैक्टीरिया के बारे में सही है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया में स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये वाली बात गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। सम बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्लियोमॉर्फिक। इस प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है? प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये है कि मोर देन वन शेप। ये प्लियो से मुराद है पॉली, और मॉर्फिक मतलब शेप। मॉर्फिक का मतलब होता है शेप, और प्लियो मतलब पॉली यानी कि मैनी। तो अगर किसी बैक्टीरिया में बहुत सारे शेप एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया या पॉलीमॉर्फिक के या प्लियोमॉर्फिक की टर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे डोंट हैव जस्ट वन शेप। इनका एक शेप नहीं होता, इनके पास मोर देन वन शेप होते हैं, मोर देन वन शेप्स। अगर किसी बैक्टीरिया में एक से ज्यादा शेप्स होंगे, यानी कि कोई बैक्टीरिया है वो कॉक्साई फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, या उसकी बेसिलाई फॉर्म भी है, या वो स्पाइरल शेप में भी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई बैक्टीरिया एक से ज्यादा शेप में एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए हम प्लियोमॉर्फिक की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज फर्स्ट टर्म नॉट अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेकेंड टर्म? इनमें से आपके पास दो टर्म्स हैं, एक आपके पास फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपके पास सेकेंड टर्म्स है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म बिल्डिंग ब्लॉक हो, ठीक है, और सेकेंड टर्म जो है वो पॉलीमर हो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा नहीं कर रहा, जिसमें फर्स्ट टर्म बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। तो ग्लूकोज बिल्डिंग ब्लॉक है चाइटिन का, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। थाइमीन न्यूक्लियोटाइड में होता है, तो ये वाली बात भी ठीक है। अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन में होता है, अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से हीमोग्लोबिन बनता है, ये वाली बात भी ठीक है। मगर फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से इंसुलिन बनता है, ये बात गलत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन एक प्रोटीन है, और इसका मोनोमेयर या इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होना चाहिए था? इसका बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड होना चाहिए था। फैटी एसिड इसका मोनोमेयर नहीं है, तो इट इज नॉट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेकेंड टर्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट वाटर एक्सेप्ट। इनमें सारी बातें वाटर के बारे में सही लिखी हुई हैं, सिर्फ एक बात है जो गलत है, जो गलत है वो हमें ढूंढना है। क्या वाटर एक मॉलिक्यूल है? बिल्कुल ठीक है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। क्या वाटर में बहुत थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है? ये वाली बात गलत है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में एक अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ये लिटिल अट्रैक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वाटर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं। तो लिटिल अट्रैक्शन वाली बात जो है वो गलत हो गई, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। सो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। द ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म वॉज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन। डार्विनिज्म के ड्रॉबैक बताने कि डार्विनिज्म ने अपनी थ्योरी में क्या चीज एक्सप्लेन नहीं की थी। देख, डार्विन ने ये कहा था कि ओवर पॉपुलेशन होता है ऑर्गेनिज्म। डार्विन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में पहले ओवर पॉपुलेशन होता है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आ जाता है, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद उसने कहा था ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आ जाती है। अब यहां से मसला शुरू हो गया कि डार्विन ने वेरिएशन के बारे में तो बताया, लेकिन कॉज ऑफ वेरिएशन के बारे में नहीं बताया कि इस वेरिएशन का एग्जैक्ट कॉज क्या होगा।
तो एग्जैक्ट कॉज डार्विन ने नहीं समझाया था कि इसकी क्या वजह हो सकती है, जो कि बाद में एक साइंटिस्ट था जिसने म्यूटेशन को करार दिया था कि म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। लेकिन डार्विन ने वेरिएशन का कोई कॉज एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डार्विन थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉज ऑफ वेरिएशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द रेस्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बाकी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा? तो देखिए, सेक्रम, कॉक्सिस और लंबर, ये तीनों पार्ट किसके होते हैं? ये तीनों पार्ट वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट है। ये तीनों वर्टिब्रल कॉलम के सेक्शंस हैं, वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स हैं। लेकिन अगर फीमर की बात करें तो फीमर हमारी लैग बोन में होती है। ये थाइक बोन आप इसको कह लें, या हमारी लैग की फर्स्ट बोन होती है। तो इसलिए फीमर इन बाकी तीन ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो हमसे यही ढूंढना था कि डज नॉट बिलोंग विद द रेस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी, फीमर इज द राइट आंसर। द लिंकेज ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ जीन्स। लिंकेज ग्रुप में जो जीन्स होते हैं, इनके बारे में कौन सी बात सही है? तो देखिए, लिंकेज ग्रुप क्या होता है पहले तो आप ये समझ लें। देखिए, एक ही क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम में जो अलग अलग जीन्स मौजूद होते हैं, इन जीन्स को कहा जाता है लिंकेज ग्रुप। जैसे यहाँ पर एक जीन है ए, यहाँ पे जीन है बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी। तो ये अलग अलग जीन्स हैं। और ये अलग अलग जीन्स चूंकि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, तो इन सारे जीन्स को हम क्या कहेंगे? इन सबको हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप्स ऐसे जीन्स को कहते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, और ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर रहने वाले जीन्स लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इफ वन पैरेंट इज homozygous dominant and other is homozygous recessive, एक पैरेंट, लेट सपोज एक पैरेंट है और वो है होमोजाइगस डोमिनेंट। एक पैरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक दूसरा पेरेंट है, लेट सपोज, और वो है होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है। एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है। आगे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइट अपेयर इन F2 जनरेशन बट नॉट इन F1 जनरेशन? अगर इन दोनों का क्रॉस करवाया जाए तो पहले बनेगी F1 जनरेशन। पहली जनरेशन जो हमारे पास बनेगी वो कौन सी होगी? वो F1 जनरेशन होगी। फिर उसके बाद अगर वो F1 जनरेशन दोबारा से क्रॉस करती है, तो उसके बाद की जो जनरेशन है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा करेक्टर होगा जो, तीन ऑप्शन हमारे पास हैं, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप और रिसेसिव फिनोटाइप। तो वो कौन सा करेक्टर है जो F1 में अपेयर नहीं होगा और F2 में जाकर अपेयर होगा? तो ये बात याद रखें, बड़ी आसान सी बात है। जो रिसेसिव करेक्टर होता है ना, रिसेसिव, ये आपको F1 में नहीं मिलेगा, यह आपको डायरेक्ट F2 में मिल सकता है। तो रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव वाला जो करेक्टर है, ये डायरेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? F2 जनरेशन में मिलेगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसेसिव फिनोटाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये आपको जनरेशन स्किप करता हुआ मिलेगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली इज द राइट आंसर। विच इंटेस्टिनल लेयर अकाउंट फॉर द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव? वो कौन सी इंटेस्टाइनल लेयर है जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक वेव्स बनती है? पेरिस्टाल्टिक वेव असल में ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मसल्स हैं, उन मसल्स की ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखिए, मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मसल्स जिस लेयर में इन्वॉल्व होंगे उस लेयर को कहा जाएगा मस्क्यूलैरिस। तो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल में जो मस्क्यूलैरिस लेयर होती है, मस्क्यूलैरिस, तो वो इन्वॉल्व होती है फॉर द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी, मस्क्यूलैरिस इज द आंसर।
अ पर्सन टेक्स लार्ज ओवरडोज ऑफ एंटासिड। एक शख्स है, उसने एंटासिड बहुत ज्यादा खा लिया है। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड कहते हैं एंटी एसिड मेडिसिन, जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको डिकम्पोज करती है, उसको खत्म करती है। एंटासिड HCl को किल करती है, HCl को कम कर देती है, जिससे स्टमक की एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा ओवरडोज कर लेता है एंटासिड को, तो इसमें से उसकी बॉडी में कौन सा एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी अफेक्टेड हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो स्टमक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना जरूरी है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से 1.5 से 2.5 की पीएच बनती है। और इस पीएच की वजह से हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। ये कन्वर्ट होता है फिर पेप्सिन में। इस पीएच की वजह से ही पेप्सिनोजिन पेप्सिन बनता है। और जब पेप्सिनोजिन पेप्सिन बनता है तो वो क्या करता है? वो फिर प्रोटीन को ब्रेक करता है, और प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टोन्स बनाता है। ठीक है? तो प्रोटीन पेप्सिन की वजह से प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स। ठीक है? तो अगर आपका एंटासिड इस HCl को खत्म कर दे, तो फिर पेप्सिनोजन पेप्सिन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर पेप्सिन नहीं होगा तो फिर प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एंजाइम है जो अफेक्टेड होगा। इससे सबसे पहला जो एंजाइम इससे अफेक्टेड होगा वो है पेप्सिन एंजाइम। सो ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन इज द राइट आंसर। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल कंटेन। स्पर्म सेल के एक्रोसोम में क्या होता है? तो देखें, स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो स्ट्रक्चर के पास, स्पर्म के पास एक हेड होता है, हेड के ऊपर एक कैप होता है, उसमें उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है? और उसके बाद उसमें एक नेक होती है, और नेक के साथ फिर उसका फ्लैजिला होता है। तो लेट सपोज ये उसका फ्लैजिला हो गया। अब ये है इसका न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसके ऊपर वाली जो साइड है इसमें होते हैं एंजाइम्स। इस हेड को हम कहते हैं एक्रोसोम, इसको कहा जाता है एक्रोसोम। और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स को कहा जाता है हाइड्रोल यूरोनिडेज। इसको हम क्या कहते हैं? हायोल यूरोनिडेज। ये एंजाइम्स हैं। और ये क्यों होते हैं एंजाइम? क्योंकि जब ये स्पर्म ओवम में पेनिट्रेट होता है, लेट सपोज ये स्पर्म है, तो जब ये ओवम में पेनिट्रेट होगा, तो ओवम की सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए इन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो हाइऑल यूरोनिडेज एंजाइम एक्रोसोम के अंदर होता है, और ये हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइऑल यूरोनिडेज फॉर द एग पेनिट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The main factor which facilitates the movement of calcium through a cell membrane, वो कौन सा मेन फैक्टर है जो कैल्शियम की मूवमेंट जो सेल मेम्ब्रेन में होती है उसको फैसिलिटेट करता है, उसकी मदद करता है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम आयंस की जो एब्जॉर्प्शन है, ये विटामिन डी के जरिए होती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो यही वो फैक्टर है जो कैल्शियम को सेल मेम्ब्रेन्स में एब्जॉर्ब करवाता है और सेल के अंदर एंटर करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी इज द राइट आंसर। विच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। इनमें से कौन सी इंटेस्टाइनल लेयर है जो टफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज को कंटेन करती है? तो बहुत आसान सी बात है कि हमारा जो स्टमक है, इसकी टोटल 4 लेयर्स होती हैं। हमारे स्टमक की 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें से जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, उसको हम कहते हैं सेरोजा। और ये स्किन लाइक होती है, और ये टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, टफ, फ्लेक्सिबल और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। तो सेरोजा जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेरोजा, टफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डाइजेशन इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक इज लिमिटेड टू।
स्टमक की ल्यूमेन में जो डाइजेशन है वो किस बात से लिमिटेड होती है, वो किसके लिए लिमिटेड होती है सिर्फ? तो याद रखिएगा, स्टमक के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम होता है। हमारे स्टमक में सिर्फ एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। और ये पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। ओनली डाइजेस्ट प्रोटीन। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो पेप्सिन चूंकि सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, इसका मतलब हमारा स्टमक सिर्फ लिमिटेड टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी, प्रोटीन इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द टंग एक्सेप्ट विच वन। सारी बातें टंग के बारे में सही हैं, कौन सी बात गलत लिखी हुई है वो बतानी है। टंग जो है वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि टंग जो है वो चूंकि वॉलेंट्री मूवमेंट करती है, टंग की जो मूवमेंट है वो वॉलेंट्री होती है, तो इसीलिए ये हमारे स्केलेटल मसल्स होंगे। हाइयोइड बोन के साथ अटैच्ड होती है, ये वाली बात भी ठीक है। टंग जो है हमारी बॉडी में स्कल के अंदर जो लोअर साइड पर एक बोन होती है लोअर जॉ में, जिसको हाइयोइड बोन कहा जाता है। उसके अलावा ये इसमें पेपिलायोज होते हैं, यानी कि अगर हम टंग को देखते हैं तो टंग के ऊपर ऐसे कुछ हमें रफ नजर आता है, रफनेस नजर आती है। इन रफनेस को हम कहते हैं पेपिलाए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेपिलाए। और ये जो पेपिलाए होते हैं इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसमें जबान के जायके को महसूस करने वाले बर्ड्स होते हैं। तो इन पेपिलाए जो हैं ये हमारी जबान के ऊपर होते हैं, ये वाली बात भी ठीक है। लेकिन जबान टेम्पोरल बोन से अटैच नहीं होती, जबान हाइयोइड बोन से अटैच है। तो ये जो टेम्पोरल बोन वाली बात है वो बिल्कुल गलत हो गई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कैसे ट्रेवल करती है, उसके उसके ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स बताना है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बताना है। तो देखिए 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये असल में वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाती है बाई कार्बोनेट आइंस H2CO3। फिर वो बाई कार्बोनेट आयन ब्रेक हो जाता है और उससे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, और HCO3 नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। अब ये जो बाई कार्बोनेट आयन है ये रिएक्ट कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके बनाएगा HBH, यानी कि हीमोग्लोबिनिक एसिड। और ये जो वाले आयंस होते हैं, ये जो HCO3 नेगेटिव आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन ने तो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लिया और हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लिया। जो बाई कार्बोनेट आयंस है ये प्लाज्मा में आ जाते हैं और फिर ये प्लाज्मा के जरिए ट्रेवल करते हैं। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर इस तरह ट्रेवल करती है प्लाज्मा के जरिए इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट आइंस। तो ये वाली बात जो हमारे पास मेंशन है वो है ऑप्शन में बी में, जिसमें कह रहे हैं कंबाइंड विद H2O टू फॉर्म बाई कार्बोनेट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में बाई कार्बोनेट के साथ ये ट्रेवल करती है, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज X-linked. If a normal parent have a colorblind son, what is the probability that he inherited the gene for color blindness from his mother? अब देखें, बड़ी आसान सी बात है। कह रहे हैं एक फादर है, एक मदर है। फादर भी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल फादर है क्योंकि हमें नॉर्मल पेरेंट्स कहा हुआ है। अब फादर भी नॉर्मल है और मदर भी नॉर्मल है, फादर भी नॉर्मल और मदर भी नॉर्मल, और इन दोनों का एक बेटा है, इन दोनों का एक सन है। कह रहे हैं वो जो सन है वो कलर ब्लाइंडेड है। इसका जो सन है उस पर आप हवाले में देखें तो उसमें कह रहे हैं कि इन दोनों का बेटा कलर ब्लाइंड है, तो बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड हो गया। अब आगे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इनहेरिटेड, ही से मुराद इसका सन, ही इनहेरिटेड द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। इस बात के कितने चांसेस हैं कि इसको कलर ब्लाइंडनेस का जीन उसकी मदर की तरफ से मिला है? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पता कर दी है, इस बात के चांसेस पता करने हैं कि कितने परसेंट चांस है कि मदर ने ये जीन अपने बेटे को दिया है। तो देखिए एक बड़ी आसान सी बात मैं आपको बता दूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप देखें, बेटे का जो जीनोटाइप होगा वो होगा XY, और चूंकि बेटा कलर ब्लाइंड है तो स्मॉल a लगा देंगे।
अब देखिए, याद रखिएगा, इसका जो वाई क्रोमोसोम होता है वो कहाँ से आता है? वो फादर के पास से आता है। इसका मतलब फादर तो नॉर्मल है, तो फादर के पास क्या होगा? फादर के पास कैपिटल ए और वाई होगा। फादर तो होगा नॉर्मल। अब ये जो एक्स स्मॉल है ये कहाँ से आए? ये आए मदर की साइड से। तो इसका मतलब मदर के पास एक एक्स स्मॉल ए है और एक एक्स कैपिटल ए है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बेटे के पास ये जो एक्स स्मॉल ए वाला जीन आया है, ये लाजमी तौर पर कहाँ से आया? मदर की तरफ से आया। तो मदर ने अपना एक्स स्मॉल ए जब बेटे को दिया तो बेटे में वो बीमारी ट्रांसफर हो गई। तो इस बात के 100% चांस है कि मदर ने ही वो बीमारी बच्चे को दी है। और इस बात के 0% चांस है कि फादर की तरफ से बीमारी बेटे को मिली है, क्योंकि फादर की तरफ से तो वाई क्रोमोसोम मिलता है और वाई क्रोमोसोम बीमारी वाला नहीं होता। तो मदर की तरफ से बीमारी मिलने का चांस 100% है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 100% इज द राइट आंसर। इन द केस ऑफ पी प्लांट, टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट? पेरेंट का जीनोटाइप पता करना है आपको। जैसे लेट सपोज एक हमारे पास टॉल प्लांट है, यानी कि एक प्लांट है हमारे पास ए, एक प्लांट ए है और एक है हमारे पास प्लांट बी। ये दो प्लांट हमारे पास है और कह रहे हैं इन दोनों प्लांट से एक ऐसा क्रॉस बनाना है। इन दोनों प्लांट्स में जब क्रॉस होगा तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? वो रिजल्ट हमें दे रहे हैं। रिजल्ट कह रहे हैं ये आना चाहिए कि हाफ जो है वो डोमिनेंट होंगे, हाफ टॉल होंगे और हाफ जो है रिसेसिव होंगे। यानी कि इन दोनों का रिजल्ट ऐसा बनना चाहिए कि वो रिजल्ट में 50% प्लांट जो है वो टॉल होंगे और 50% प्लांट जो है वो डॉर्फ होंगे। ऐसा रिजल्ट हमारे हमें चाहिए। अब ये कैसे मुमकिन है? तो बहुत आसान है। अगर हम ऐसा कर लें कि टॉल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी लगा लें और डॉर्फ के लिए हम दो स्मॉल टी लगा लें। सही है, डॉर्फ के लिए दो स्मॉल और टॉल के लिए कैपिटल स्मॉल। तो अब देखें, इसके में ये करते हैं कि इसके बाद दो स्मॉल टी है ना, तो एक स्मॉल टी एक पेरेंट को, दूसरा स्मॉल टी दूसरे पेरेंट को दे देते हैं। अब अगर दूसरे पार्टनर की बात करें तो इसके पास एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो एक कैपिटल टी इसको दे देते हैं और एक स्मॉल टी इसको दे देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे पास पेरेंट का जीनोटाइप आ जाएगा। तो पेरेंट के जीनोटाइप में एक पेरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस है और एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। ऐसा अगर होगा, ऐसा कंडीशन अगर बनेगी, तो उससे 50% हमारे पास टॉल बनेंगे और 50% डॉर्फ बनेंगे। और ये वाला जो क्रॉस है पेरेंट का, ये वाले जो कॉम्बिनेशन है, वो कौन से ऑप्शन में गिवन है? तो वो गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम? इनमें से कौन सा फूड ऐसा है जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? तो बहुत आसान सी बात है, देखें, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट में होती है, क्योंकि फैट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाईएस्ट इन रेशियो होते हैं, हाईएस्ट क्वांटिटी में होते हैं या हाईएस्ट परसेंटेज में होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फैट का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द डैश टू द डैश। ये हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है? देखें, ये हमारा लिवर है लेट सपोज, और ये हमारी इंटेस्टाइन है। ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन और ये हमारा लिवर। तो अब होता क्या है कि हमारा जो फूड है वो इंटेस्टाइन में आता है। तो जब फूड हमारे इंटेस्टाइन में आता है, तो जब वो फूड सारा एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ से एक वेन चलती है और उस वेन का काम ये है कि सारा फूड इंटेस्टाइन से कलेक्ट करके उसको लिवर को दिया जाए, ताकि लिवर इस फूड को फिर एडजस्ट कर सके। तो ये जितना फूड यहाँ आता है, ये सारा फूड इस पोर्शन के जरिए, इस एक कनाल के जरिए लिवर को दे दिया जाता है। इस जो कनेक्शन है, जो लिवर और इंटेस्टाइन का कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है। और ये हिपैटिक पोर्टल वेन किसको और किसको आपस में कनेक्ट करती है? ये स्मॉल इंटेस्टीन और लिवर को आपस में कनेक्ट करती है। तो क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसा होगा कि यहां आना चाहिए स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है, और यहां पे आना चाहिए लिवर।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टीन और लिवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर। ये एक फिगर हमारे पास है, एक डायग्राम हमारे पास है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस डायग्राम का बताइए कि इस डायग्राम में जो चीज हमें गिवन है ये क्या चीज है। इस डायग्राम का बताना है कि इस डायग्राम में कौन सी चीज हमें गिवन है। तो याद रखिएगा, ये जो डायग्राम है ये विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन में जो विलाय होती है, ये डायग्राम उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विलाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। देखें तो उसमें कह रहे हैं इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टीन, ये वाली बात तो ठीक है। लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है, ये वाली बात गलत है। प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये स्टमक नहीं है। और पार्ट ऑफ हिपैटिक सिस्टम यानी कि लिवर का पार्ट है, ये बात भी गलत है। और फ्लेम सेल है, ये वाली बात भी गलत है, ये फ्लेम सेल नहीं है। फ्लेम सेल तो प्लेन एरिया में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टीन का ये पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स would produced by an organism of genotype capital A small b capital C small d capital D। मतलब ये हमें जीनोटाइप गिवन है और इससे हमें मालूम करना है इससे गैमीट्स कितने बनेंगे। तो बहुत आसान सा रूल है, मैं पहले यहाँ गैमीट्स लिख लेता हूं। तो अब हमें देखें एक बड़ा आसान सा रूल है कि जहां होमोजाइगस, जहां पर होमोजाइगस हो वहां पर वन यूज करना है, और जहां हेटेरोजाइगस हो वहां पे टू यूज करना है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस है तो यहाँ टू यूज करेंगे, ये होमोजाइगस है तो वन यूज होगा, ये हेटेरोजाइगस है टू यूज होगा, ये होमोजाइगस है वन यूज होगा। अब आप क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ गैमीट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ गैमीट्स मालूम करेंगे तो इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो टू वन जा टू, और फिर टू टू जा फोर, और फिर फोर वन जा फोर। इसका आंसर होगा फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। यानी कि इस गैमीट जीनोटाइप से अगर आप गैमीट्स बनाते हैं तो इससे चार तरह के गैमीट्स बनेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर इज द राइट आंसर। During menstrual cycle, LH is the highest. LH is as highest level. menstrual cycle में LH कब हाईएस्ट लेवल पर होता है? तो याद रखिएगा LH हार्मोन का मेन काम क्या है, इसका मेन काम है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के वक्त या ओव्यूलेशन से बिल्कुल थोड़ा पहले, जस्ट प्रियर टू ओव्यूलेशन, ये अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है, हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जस्ट प्रियर टू ओव्यूलेशन, क्योंकि आफ्टर नहीं हो सकता। आफ्टर में असल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आ जाता है। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आ जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिड्यूस कर देता है एलएच को, ये एलएच को कम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन नहीं होगा, जस्ट प्रियर टू ओव्यूलेशन होगा, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा पहले। सो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। फ्रॉम पाम एक्सटेंड फिंगर्स कंटेनिंग डैश स्मॉल बोन्स कॉल्ड डैश। हमारा जो पाम होता है, हमारा जो हाथ है, इसके अंदर जो बोन्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो होती हैं मेटा, सबसे पहले होती हैं कार्पल्स, सबसे पहले होती हैं कार्पल्स। और वो कितनी होती हैं, कार्पल्स होती हैं टोटल एट। तो एट कार्पल्स होती हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर आती है मेटा कार्पल्स, उसके बाद फिर आती हैं मेटाकार्पल्स। तो लेट सपोज ये मेटाकार्पल हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती हैं फैलेंजेस, उसके बाद आ जाती हैं फैलेंजेस। और फैलेंजेस में ऐसा होता है कि बाकी उंगलियों के अंदर तो तीन तीन होती हैं, बस थंब के अंदर दो होती हैं। तो फैलेंजेस में थंब में दो हैं और बाकी फिंगर्स के अंदर तीन है। तो ये थोड़ी सी बिल्कुल एक आसान सी रफ सी डायग्राम है। इसमें ये हो गई मेटाकार्पल और ये हो गई फैलेंजेस, फैलेंजेस। अब क्वांटिटी नोट कर लें, कार्पल जो होती है एट होती हैं, मेटाकार्पल फाइव होती हैं, और फैलेंजेस 14 होती हैं। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, स्मॉल बोन्स, तो स्मॉल बोन्स का मतलब फैलेंजेस की बात हो रही है, और इनकी क्वांटिटी कितनी है 14,
तो यहाँ 14 आएगा, और यहाँ इन हड्डियों का नाम आएगा, और इनका नाम होता है फैलेंजेस। ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर लें जिसमें 14 स्मॉल बोन हो और फैलेंजेस हो, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which intestinal layer account for the action of the peristaltic waves? वो कौन सी इंटेस्टाइनल लेयर है जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक वेव्स बनती है? पेरिस्टाल्टिक वेव्स क्या है? ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जो हमारे इंटरनल मसल्स होते हैं, जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है, उस कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्टिक वेव्स कहते हैं। अब चूंकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, और ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसका आंसर, इसका जिस लेयर से ताल्लुक होगा वो होगा मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स, और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल से मस्कुलैरिस बनती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्कुलैरिस इज द राइट आंसर। डैश डिफाइन म्यूटेशन एज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ड्यू टू विच परमानेंट रेशियल चेंजेस अकर। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जिसने म्यूटेशन को पहली दफा डिफाइन किया था? तो याद रखिएगा, ह्यूगो डी वेरिस जो है इसने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी थी। इसकी एक थ्योरी थी जिसको थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है, और ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने कहा था म्यूटेशन की वजह से ही वेरिएशंस आती है। तो पहले म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन पैदा होती है, और इन वेरिएशंस की वजह से फिर न्यू स्पीशीज बनती है। तो म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर किसने दिया? वो फिर दिया था आपके हुगो डी वेरीज ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुगो डी वेरीज विद द राइट आंसर। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और दो फ्लाई में हो रहा है वो, दो फ्रूट फ्लाई में एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद रखिएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो बनता है वो है 9:3:3:1। अगर हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो 9+3+3+1 होता है 16। तो इसको हम 16/16 सबके साथ लिख सकते हैं, अपॉन 16, ये हम सबके साथ लिख सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, और वो ये है कि ये वाला जो करेक्टर होता है, फर्स्ट वाला जो रेशा होता है, ये डोमिनेंट फॉर बोथ करेक्टर है। डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेट, ये दोनों ट्रेट के लिए डोमिनेंट होता है। और ये जो लास्ट वाला करेक्टर है, ये रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट है। लास्ट वाला जो रेशियो है ये है रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट, ये दोनों ट्रेट के लिए रिसेसिव होता है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द रिसेसिव फिनोटाइप फॉर बोथ ट्रेट। इसका मतलब आपसे इस कंडीशन के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/16, रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेट 1/16 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। An enzyme can be synthesized by chemical bonding together molecule of। एक एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए हम कौन से मॉलिक्यूल्स को आपस में बॉन्ड बनाएं? वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी अगर बॉन्डिंग हो जाए तो उनकी बॉन्डिंग से हम एंजाइम बना सकते हैं? एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए कौन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाता है? तो देखिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एंजाइम प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन का मोनोमेयर कौन है? प्रोटीन के मोनोमेयर होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड बनाओगे तो एंजाइम बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाइनो एसिड इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड सिलेक्ट करना है। ऑड का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑप्शन जो बाकी तीन ऑप्शन से मैच ना हो रहा हो। ठीक है, नॉट मैच फॉर अदर, नॉट मैच। ऑड से मुराद क्या होगा? ऑड से मुराद है नॉट मैच विद अदर्स, बाकियों के साथ मैच नहीं हो रहा। तो देखिए इस ऑप्शंस में अगर आप गौर से देखें तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों क्या हैं?
ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ऑल दीज आर एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। लेकिन ये जो डक्टस डेफरेंस है, बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये एक ट्यूब होती है जो स्पर्म्स को कैरी करती है। तो ये नॉट मैच्ड फॉर अदर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द लंग फाउंड विद इन टू कैविटीज कॉल्ड। लंग दो कैविटीज के बीच में होता है या दो कैविटीज के अंदर होता है। उन कैविटीज का नाम बताना। तो देखें, हमारे जो लंग्स हैं, अगर मैं एक बहुत रफ सी डायग्राम बनाऊं, तो एक तो हमारे लंग्स जो हैं वो इसके एक स्किन के अंदर होते हैं। एक कवरिंग होती है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। उस डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा। और इसके अंदर फिर एक स्पेस होता है, इस कैविटी होती है। उस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहा जाता है। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी। एक तो ये होता है। दूसरा, हमारे लंग्स, अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे लंग्स, जैसे लेट सपोज एक शख्स है, तो यहां पर एक कैविटी और है जिसमें हमारे लंग्स ट्रैप्ड होते हैं। एक और कैविटी है, उस कैविटी को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, जो हमारे चेस्ट में होती है। तो हमारे लंग्स प्लूरल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, इससे प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लूरल एंड थोरेसिक कैविटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नर्वस सिस्टम डिवीजन यूजुअली स्टिमुलेट एंड प्रोमोट डाइजेशन। वो कौन सा नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के डाइजेशन को स्टिमुलेट भी करता है, उसको प्रोमोट भी करता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए वो नर्वस सिस्टम काम करता है जो रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का वो नर्वस सिस्टम जो रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है, उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वो नर्वस सिस्टम है जो किस में इन्वॉल्व है? डाइजेशन को इंप्रूव करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर। द मसल्स दैट आर मोस्ट एक्टिव एक्सपायरेशन आर। वो मसल जो एक्सपायरेशन में मोस्ट एक्टिव होते हैं वो बताना है। तो देखिए, एक इंस्पायरेशन का फिनोमिना होता है जिसमें हम एयर को इनहेल करते हैं। उसमें उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें, जिसमें हम एयर को बाहर फेंकते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसमें फिर उल्टा हो जाता है। उसमें इंटरनल जो हमारे मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स उसमें यूज होते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें यूज होते हैं और उनमें क्या होता है? उनमें फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो याद रखिएगा कि एक्सपायरेशन में इंटरनल मसल्स यूज होते हैं और इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल मसल्स यूज होते हैं। क्वेश्चन में हमसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक्सपायरेशन में इंटरनल मसल्स यूज होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये एक्टिव होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच चॉइस करेक्टली आइडेंटिफाइज अ कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल शोन बिलो। इनमें से कौन सी चॉइस है जो इस कंपोनेंट को डिस्क्राइब कर रही है? अगर हम यहाँ जरा इस डायग्राम को देखें और इसके जो पार्ट्स हैं उसको लेबल कर लें अगर, तो देखिए ये जो डायग्राम है ये डीएनए मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है असल में। और इसमें अगर मैं ऐसा कर लूं कि इन सबके अलग अलग नाम रख दूं, जैसे ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, ये जो वन है ये फॉस्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फेट को। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो टू है, ऑप्शन नंबर टू, ये राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑप्शन नंबर थ्री जो है, ये किसी न्यूक्लियोटाइड यानी कि नाइट्रोजन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट्रोजन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें बस ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन
सही मेंशन है, ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं, बल्कि 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इन ऑप्शंस में हम देखते हैं कि कौन सी बात सही मैच हो रही है, और एक एक करके ऑप्शंस को मैच करते हैं। क्या 1 एक शुगर है? बिल्कुल नहीं। 1 जो है वो शुगर नहीं है, 1 एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गया। क्या 2 नाइट्रोजन बेस है? 2 नाइट्रोजन बेस नहीं है, 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर है। 3 क्या फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट नहीं है, 3 नाइट्रोजन बेस है। क्या 3 शुगर है? 3 के बारे में शुगर नहीं है, 3 नाइट्रोजन बेस है, तो ये भी गलत हो गया। 1 फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये वाली बात अब बिल्कुल सही हो गई। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। Which of these refers to an individual's ability to pass on its phenotype to future generation? इनमें से कौन सी एबिलिटी ऐसी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जीन्स को अपनी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर करता है? एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स उसके फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और फिर उनके जीन्स उसकी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इस फिनोमिना को हम फिटनेस कहते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जितने अपने जीन्स को नई जनरेशन में पास करेगा, उतनी उसकी फिटनेस स्ट्रांग होगी। तो फिटनेस से मुराद ये होता है कि अपने जीन्स को नई जनरेशन में पास करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिटनेस इज द राइट आंसर। व्हेन एन एंजाइम इंड्यूस्ड प्रोडक्ट, अगर एक एंजाइम से बना हुआ प्रोडक्ट खुद अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर दे, तो इस तरह की इनहिबिशन को हम क्या कहते हैं? जैसे लेट सपोज कि हमारे पास बॉडी में एंजाइम्स हैं, ये एक एंजाइम, इसी तरह से दूसरा एंजाइम, इसी तरह से तीसरा एंजाइम है। अब लेट सपोज हो ये रहा है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट हमारे पास आ रहा है, और वो सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहा है, इसके पास जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, फिर ये क्या बन रहा है? फिर इससे बन रहा है प्रोडक्ट। अब लेट सपोज ये क्या है? ये हो गए प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर ऐसा हो कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट खुद अपने ही एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह की इनिबिशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह की इनिबिशन को हम कहते हैं फीडबैक इनिबिशन। ऐसी इनिबिशन को क्या कहा जाता है? ऐसी इनिबिशन को फीडबैक इनिबिशन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फीडबैक इनिबिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग ऑस्टियोजेनेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वुड अपीयर फर्स्ट? ऑस्टियोजेनेसिस मतलब बोन फॉर्मेशन। ऑस्टियोजेनेसिस मतलब बोन की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उसको ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। अब याद रखिएगा, बोन फॉर्मेशन में सबसे पहले स्टेम सेल्स होते हैं। बोन सबसे पहले होते हैं स्टेम सेल्स, फिर वो स्टेम सेल्स से डेवलप्ड होकर बनते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं ऑस्टियोसाइट, और फिर इसी में जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस वक्त आ जाते हैं मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट से फिर डेवलप्ड होकर बनते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो सबसे पहले जो सेल बोन फॉर्मेशन के दौरान बनेंगे, वो होंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये सबसे पहले बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोब्लास्ट इज द राइट आंसर। पैरासिम्पैथेटिक स्टमक इम्पल्सिस। पैरासिम्पैथेटिक जो स्टमक इम्पल्सिस होती हैं, वो सब काम करेंगी, कौन सा काम नहीं करती वो हमें बताना है, एक्सेप्शन बतानी है। तो एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो किया जा रहा है, ये स्टमक की डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्टमक में जो डाइजेशन होती है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है स्टमक डाइजेशन में। सेक्रेटिन भी रिलीज होता है, क्योंकि सेक्रेटिन से क्या होता है, स्टमक की डाइजेशन जो है, स्टमक के आगे जो इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन की डाइजेशन को प्रमोट मिलता है। इसी तरह से गैस्ट्रिन भी सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिन से क्या होगा? गैस्ट्रिन से स्टमक की डाइजेशन आगे बढ़ती है, या उसके पेप्सिन रिलीज होता है। तो ये सारी बातें तो स्टमक डाइजेशन में होती हैं। लेकिन इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिन, इससे क्या होगा? इससे स्टॉप द डाइजेशन हो जाएगी, स्टॉप द डाइजेशन प्रोसेस। इससे स्टमक की डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक एंजाइम? इनमें से कौन है जिनके पास एंजाइम कम होते हैं? ठीक है ना, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू एंजाइम होते हैं।
तो देखिए प्रोकैरियोट के पास तो एंजाइम ज्यादा होते हैं। एल्गी, फंजाई, दे ऑल आर यूकैरियोट्स, दे ऑल आर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से इन सब के पास अपने खुद के एंजाइम होते हैं। लेकिन अगर वायरस की बात करें तो वायरस एक ए सेलुलर एंजाइम, एक सेलुलर क्रिएचर है, यह ए सेलुलर एंटाइटी है। तो बहुत लिमिटेड वायरस ऐसे हैं जिनके पास एंजाइम होते हैं, सबके पास एंजाइम नहीं होते। ऑल वायरसेस डू नॉट हैव एंजाइम, ऑल वायरसेस डू नॉट हैव एंजाइम। सारे वायरसेस के पास एंजाइम नहीं होते। हाँ, कुछ के पास होते हैं, कुछ थोड़े बहुत वायरस, जैसे एचआईवी है, एचआईवी के पास एंजाइम होते हैं, इंटेग्रेज होता है, उसके अलावा प्रोटीएज होता है, उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो एचआईवी के पास तो एंजाइम होते हैं, मगर सारे वायरसेस के पास एंजाइम नहीं, इसलिए यहाँ लैक का वर्ड यूज किया है। लैक मतलब डेफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस इज द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो स्मॉलेस्ट बोन याद रखिएगा, असल में जो है वो तीन बोन होती हैं जो हमारे एयर के अंदर होती है। इंटरनल एयर में, हमारा जो इंटरनल एयर है उसमें तीन बोन्स होती हैं जिनको ऑडिटरी ऑसिकल्स कहा जाता है। ऑडिटरी ऑसिकल्स। और ये तीन होती हैं, एक होती है मैलियस, एक होती है इनकस, और एक होती है स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, जिसमें स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी बोन होती है, बोन है। अब इन तीनों बोन्स का काम क्या है? चूंकि ये एयर के अंदर है तो इसका काम होगा, इन तीनों का काम है, ये साउंड वेव्स को कैप्चर करती हैं। जो आवाज की वेव्स होती हैं ये उनके साथ कांटेक्ट में होती हैं और उनको कन्वर्ट करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरिंग साउंड वेव्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल एयर। तो जो सबसे छोटी बोन है वो साउंड वेव्स को कैरी करने में इन्वॉल्व है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर। द फ्रेन्यूलम इज द मेम्ब्रेन। फ्रेन्यूलम एक मेम्ब्रेन है जो बॉडी के कौन से पार्ट के इंटीरियर सरफेस के साथ कनेक्ट होती है? देखिए याद रखिएगा कि अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो यहां पर ना हमारी टंग होती है, ठीक है? तो ये हमारी जबान है, लेट सपोज ये हमारी हो गई टंग, जबान। और इस टंग के नीचे कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उस टंग को अटैच करती हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। इनको कहा जाता है फ्रेन्यूलम। तो फ्रेन्यूलम का जो ये टिश्यूज हैं ये असल में इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंग इज द राइट आंसर। The following is a list of hormones produced and secreted during female reproductive cycle. फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर कुछ हॉर्मोन्स हैं जिसका यहाँ पर हमारे पास मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी बात करेक्ट मैच हो रही है। जो बात मैच हो रही है ना वो हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन का देखते हैं किसके साथ मैच हो रहा है ये। एफएसएच हार्मोन के फीचर्स में यहाँ पर ये बात जो लिखी हुई है कि ये इनिशिएशन ऑफ प्यूबर्टी करता है, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एफएसएच हार्मोन की वजह से फीमेल में जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो ए के साथ जो है वो पी मैच होगा। अब ऑप्शंस में देख लें कि कौन सा ऑप्शन ऐसे है जिसमें ए के साथ पी की मैचिंग है। तो देखिए यहाँ पर ए के साथ टी है तो ये गलत हो गया। इसमें ए के साथ आर है, ये भी गलत हो गया। इसमें ए के साथ टी है, ये भी गलत हो गया। इसमें ए के साथ पी है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए के साथ पी है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी जो इसमें ऑप्शंस है वो करेक्ट है या नहीं है। तो बी के साथ आर है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज वस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो बी के साथ आर बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। सी के साथ एस है, यानी कि ईस्ट्रोजन डाउन रेगुलेशन ऑफ एफएसएच करता है, ये बात भी ठीक है कि ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये एंटी एफएसएच होता है, यानी कि एफएसएच को ही रोकता है, एफएसएच को ब्लॉक करता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सी के साथ एस हो जाएगा और डी के साथ क्यू कह रहे हैं, ठीक है? तो डी हमारे पास है एल एच और क्यू हमारे पास क्या है?
कन्वर्जन ऑफ मेच्योर फॉलिकल्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये वाला काम भी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन कर रहा होता है। तो डी के साथ हो जाएगा, डी के साथ हो जाएगा क्यू। तो ये बाकी सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।